दोस्तों, ये कहानी है बिकाऊ पति का सेकंड पार्ट। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वो किताब लेके चला गया पर मीरा सोच में पड़ गई। उसकी बात में उसने ऐसा क्यों बोला, उसे कैसे पता हमारी आँख में पट्टी बंधी थी। कहीं ये वही लड़का तो नहीं जिसने मेरी मदद की थी। मीरा ने वो पल याद किया जब वो लोग रास्ते में आ रहे थे। रोहन जब लड़ रहा था। मीरा ने एक सुकून की सांस लेते हुए बोली, ये क्या मदद करेगा, ये तो खुद एक गुंडा है। वो अपने किताबों में लग गई। क्लास में अकेली काफ़ी समय तक उन किताबें में अपनी नज़रें लगाई हुई थी। मेरी तरह वो किताबों से कभी भी उबती नहीं थी। उसे किताबों और अपने पढ़ाई से बहुत लगाव था और किसी से वो मतलब नहीं रखती थी। उन किताबों में से कुछ नोट्स बना के वो वापस पुस्तकालय में किताबों को रखने के लिए चली गई। किताबें रखकर जैसे ही वापस वो अपनी क्लास में आने लगी तो उसने देखा सामने से सीनियर का ग्रुप आ रहा है। उस समय वहाँ नहीं थी, कैंटीन में बैठी थी। मीरा उन्हें देखकर डर गई और बचकर जाने लगी। तभी उनमें से सबकी लीडर टीना ने उसे रोक लिया। उस ग्रुप में मुझे मिला के 3 लड़कियां और 2 लड़के थे। सभी के सभी बड़े घर के बिगड़े हुए बच्चे थे। टीना ने मीरा को आवाज़ दो। ओ हेलो बहन जी। टीना समझ गई अब फिर उसके साथ कुछ होने वाला है। मीरा डरते हुए उनके पास गई तो उनमें से एक लड़के बिक्की ने बोला, बहन जी तुम हमेशा सूट में ही आती है। तुम जैसी लड़कियों ने इतने बड़े कॉलेज को सरकारी प्राइमरी स्कूल बना दिया है, तुम्हें इनमें गर्मी नहीं लगती। ऐसा बोल सब के सब हंसने लगे। टीना बोली, यार गर्मी तो अभी भी लग रही है, चलो कुछ ठंडा पीते हैं। उनमें से एक लड़की सपना बोली, जाते क्यों हैं जूनियर, किस लिए हैं, वैसे भी ये तो शकल और कपड़ों से काम वाली बाई ही लग रही है। सब के सब हंसे जा रहे थे। मीरा के मन में बस वहाँ से कैसे निकल यही चल रहा था। टीना ने बोला, अब खड़े खड़े देख क्या रही हो, जाओ हम सब के लिए कोल्ड ड्रिंक लाओ। उनमें से दूसरा लड़का रजत बोला, मेरे लिए शिकंजी लाना, मेरा पेट कुछ ठीक नहीं है। सपना ने जवाब दिया, साले तूने पी ही कल रात इतनी थी। टीना ने मुंह बना के बोला, खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो, जाओ लेकर आओ, नाम बता देना, टीना ने मंगाया है, वो मेरे अकाउंटर में लिख लेगा। मीरा ने हाँ में सर हिला दिया। जब मैंने मीरा को कैंटीन में देखा तो मैं चौंक ही गई, क्योंकि वो कभी भी वहाँ नहीं आई थी। उसने 4 ग्लास कोल्ड ड्रिंक और 1 ग्लास शिकंजी ऑर्डर देके टीना का नाम बताया। मैं समझ गई थी ये उसी ग्रुप का है। मैं भी उसके पीछे पीछे उसे देखने के लिए चली गई जहाँ सारे ग्रुप वाले उपस्थित थे। मैं उनसे नज़रें बचा के दूर खड़ी सब देख रही थी। मीरा सबको ग्लास देने लगी। जैसे ही कोल्ड ड्रिंक की आखिरी ग्लास उसने सपना की ओर बढ़ाया जो टीना के ठीक पीछे खड़ी थी। विक्की ने चालाकी से उसे धक्का दिया जिसे वो टीना के ऊपर गिर गया। जैसे ही टीना के ऊपर वो कोल्ड ड्रिंक गिरी, वहाँ उपस्थित सभी चौंक कर खड़े हो गए। सभी को उसके गुस्से का अंदाज़ा लग गया था। टीना अपने गुस्से की सीमा पार करते हुए दांतों को पीसते हुए बोली, यू चीफ डर्टी बहन जी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। मीरा का डर उसके चेहरे पर उमड़ आया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, बहुत ज़्यादा घबरा और डर गई। टीना ने बिना कुछ सोचे समझे शिकंजी की ग्लास उठाकर मीरा के मुंह पर डाल दिया। रजत ने उसका दुपट्टा खींच के टीना के मुंह साफ करने लगा। इट्स ओके बेबी, कूल डाउन। शिकंजी में नींबू नमक जैसे तेज चीज़ें डाले होने के कारण मीरा की आंखों में तेज जलन होने लगी। वो हाथों से अपनी आंखों को ढके हुए दर्द और जलन से चीखने लगी, पानी पानी। ये देख मेरे से रुका नहीं गया। मैं उसकी मदद के लिए उसकी ओर बढ़ी। तभी रोहन को आते देखा। वो मेरे से पहले ही मीरा के हाथ में पानी की बोतल थमा दी। मीरा उससे अपने मुंह और आंखों पर डाल के साफ करने लगी। रोहन गुस्से में उनके पास पहुंचा और रजत के हाथ से मीरा का दुपट्टा छीनते हुए मीरा को देते हुए टीना की ओर देखकर बोला,
तुम इतने छोटे कपड़े पहनने वाली, तुम क्या जानो दुपट्टा का महत्व, किसी लड़की के सम्मान को इस तरह एक ही झटके में खींचने वाले लोग। तुम लोग भले ही अमीर घरों के हो, पर सोच से बहुत गरीब हो। एक लड़की होकर भी तुमने ऐसा किया। टीना को अब और गुस्सा आने लगा। तुम होते कौन हो टीना ये सब कहने वाले? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रोहन बोला, हिम्मत का परिचय ना ही लो तो अच्छा होगा, कहीं तुम्हारे लिए बहुत महंगा ना पड़ जाए। टीना मुंह बनाकर बोली, तुम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ किसी में हिम्मत नहीं जो मेरी शिकायत प्रिंसिपल तक पहुँचाए। रोहन मुस्कुराते हुए अपने जेब से मोबाइल निकाला और वहाँ हुई सारी घटना की वीडियो दिखाई, जो कि उसने दूर से शूट की थी। वो बोला, प्रिंसिपल और डायरेक्टर को ये दिखाने के बाद मुझे नहीं लगता और कुछ कहने की भी ज़रूरत होगी। टीना के चेहरे पर पहली बार घबराहट देखी थी मैंने। आगे से मैंने ऐसा देखा ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। टीना मुंह बना के वहाँ से सबके साथ चली गई। रोहन ने वहाँ खड़े सभी की ओर घूरा और बोला, जब मदद नहीं कर सकते तो यहाँ खड़े क्यों हो नाटक देखने के लिए? जाओ यहाँ से अब। सब मुंह नीचे करके चले गए। उसने मीरा को सहारे से उठाया और पास की बेंच पर बैठाया, पर मीरा अभी भी आंखें नहीं खोल पा रही थी। वो आंखें को हाथों से ढके हुए रोए जा रही थी। रोहन ने उसे बोला, चलो डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तब मीरा आंखें बंद करे ही बोली, नहीं आप रहने दो, मेरी सहेली है शिखा, मैं उसके पास चली जाऊंगी। ये मेरे फ़ोन हैं, इनमें से शिखा का नाम है, उन्हें फ़ोन कर दीजिए, वो हमें ले जाएगी। रोहन ने ऐसा ही किया। मेरे नंबर पर जब फ़ोन आया, मेरे अनजान बनकर ही बात की। हेलो, हाँ मीरा, बोलो क्या हुआ? रोहन ने सारी बात बताई। मैंने बोला, ओ माय गॉड, कैसी है वो? हम अभी आते हैं। रोहन ने मीरा को बताया, वो आ रही है, बस थोड़ी देर में, मैं चलता हूँ। फिर मीरा ने बोला, हाँ अब शिखा आ जाएगी। रोहन जैसे ही जाने के लिए मुड़ा, सामने में से आ रही थी। वो मेरे पास आके बोला, शिखा आप ही हो? मैं बोली, हाँ। वो बोला, मीरा वहाँ बैठी है। मैंने बोला, हाँ मैं देख लूँगी। मैं मीरा के पास पहुँची और बोली, अरे मीरा, ये सब कैसे हो गया? मीरा बोली, वो सब रास्ते में बता दूँगी, अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। हाँ ठीक है चलो। मैंने मीरा को कार में बिठाया और डॉक्टर के पास जाने लगे। मीरा ने ये सब माँ से बताने के लिए मना किया और सारी बात बताई और बोली, पर आज भी उस लड़के को नहीं देख सकी, ना जाने कौन था, बस आवाज़ ही सुनी है, उसे थैंक्स भी नहीं बोल पाई। तुमने देखा क्या शिखा ने उस लड़के को? मैंने बोला, नहीं, मैं जब तुम्हारे पास आई तो तुम अकेली ही थी। मीरा बोली, हाँ वो चला गया था शिखा के साथ डॉक्टर के पास जाके आंखों दिखाई। डॉक्टर ने बोला, घबराने की बात नहीं है वैसे, पर कम से कम 2 दिन आंखों पर ज़्यादा जोर मत देना, हो सके तो कॉलेज मत जाना। वो बोली, ठीक है। अब मीरा आंखें खोल सकती थी। उसकी आंखें लाल हो गई थी। उससे उसका दर्द का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हम सब घर पहुँचे तो आशा मौसी ने पूछा, मीरा के आंखों में क्या हो गया? मीरा बोली, कुछ नहीं माँ, आँख में कचरा गिर गया था, कोई अब ठीक है। माँ बोली, ठीक कहाँ है, कितनी लाल हो गई है? मीरा बोली, माँ तुम बेवजह ही इतनी चिंता कर रही हो, मैं ठीक हूँ, डॉक्टर को दिखाया है और 2 दिन कॉलेज भी नहीं जाऊँगी, आराम करूँगी। मैं बात को संभालते हुए बोली, हाँ मौसी, मीरा ठीक बोल रही है, आप अब खाना लगवा दीजिए, बहुत भूख लगी है। माँ बोली, ठीक है, टेबल पर लगवाती हूँ। मीरा और मैं दोनों खाने के टेबल पर बैठे थे, पर मीरा कुछ खोई खोई सी थी, कुछ सोच रही थी। उसे होश नहीं था कि उसने पानी का गिलास भर चुकी है और पानी बाहर निकल रहा है। माँ ने मीरा को हिलाकर बोली, मीरा क्या हो गया है तुझे, तबीयत तो ठीक है ना? मीरा हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ माँ ठीक हूँ, पढ़ाई की चिंता है। माँ बोली, हाँ अब 2 दिन घर पर रहकर आराम करो। मीरा हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ माँ ठीक हूँ, पढ़ाई की चिंता है। माँ बोली, हाँ अब 2 दिन घर पर रहकर आराम करो। मीरा बोली, हाँ माँ 2 दिन आराम करूँगी। तभी पीछे से आवाज़ आई, क्या कर रही है मेरी बिटिया?
हमने देखा पिता और जी और मनोज काका आए थे। मैं उन्हें देखकर खुशी से लिपट गई। पिताजी पूरे 1 हफ्ते बाद आए थे। उनके हाथ में हर बार की तरह बहुत से तोहफे थे। मैंने झट से पूछा, क्या क्या लाए हैं आप हमारे लिए? पिताजी वो उपहार देने लगे। मीरा हमसे दूर शांत खड़ी थी। पिताजी ने बुलाया और एक खूबसूरत सा डिब्बा देते हुए बोले, लो बेटा, ये तुम्हारे लिए। मेरी नज़र अपने हजारों उपहार को छोड़ मीरा के उपहार पर थी। क्या हो सकता है उसमें? पिताजी ने बोला, कल मेरे एक दोस्त आ रहे हैं। वो दिल्ली के बहुत बड़े वकील हैं। उनका नाम ध्यानचंद है। कुछ दिन रुक कर ही जाएंगे। आशा बहन उनकी मेहनवाजी में कोई कमी ना रह जाए। वो बहुत खास हैं। मौसी ने बोला, जी सब तैयार हो जाएगा, अब चिंता ना करें। मैंने पिताजी से पूछा, ये कौन है पिताजी? हमने तो पहले नहीं सुना इनके बारे में। पिताजी मुस्कुराते हुए बोले, क्योंकि ये आज आ ही रहे हैं पहली बार, वरना मैं ही जाता था इनके यहाँ। इन्होंने दूसरी शादी की। इनकी पहली पत्नी एक दुर्घटना में नहीं रही। वो तुम्हारी माँ की बहुत अच्छी सहेली हैं भी थी, जिनसे इन्होंने दूसरी शादी की, जो उनकी माँ और बेटे को पसंद नहीं आई, जिससे वो इनसे दूर रहते हैं। अभी 1 महीने पहले ही दूसरी पत्नी के बुरे आचरण के कारण दोनों में तलाक हो गया। अब ये अपने बेटे और माँ की तलाश कर रहे हैं, पर अभी कुछ पता नहीं चला। वो अकेले और परेशान हैं, इसलिए मैंने उन्हें यहाँ बुलाया है। मैंने बोला, ठीक है पिताजी, हम भी मिलेंगे उनसे। हम सब खाना खाने के बाद अपने कमरे में चले गए। मैं सीधे मीरा के कमरे में गई। मुझे देखना था उसको क्या दिया है पिताजी ने। मैंने, मीरा कैसा है अब तुम्हारे आँखों का दर्द? वो बोली, ठीक है। मैं इसी तरह की बातें करते हुए वहीं बैठ गई और अपनी नज़र पूरे कमरे में दौड़ाई। कमरे में किताबें लगी हुई थी। मेरे से बहुत साधारण सा कमरा, पर सारा सामान बहुत सलीके से लगा हुआ था। मैंने पूछ ही लिया, तुमने अपना उपहार नहीं खोला क्या? क्या लाए हैं पिताजी तुम्हारे लिए? मीरा बोली, हाँ मैंने देखा ही नहीं, अभी देखती हूँ। मीरा ने उसे अपनी अलमारी से निकाला और डिब्बे को खोला। उनमें बहुत सुंदर लाल रंग के कपड़े थे, जिसे देख मैं बोली, अरे बिल्कुल ऐसा ही तो पिताजी मेरे लिए भी लाए हैं, चलो पहन कर दिखाओ। मीरा बोली, नहीं, अभी आंखों के दर्द से सर भी दुख रहा है, बाद में। मैंने बोला, ठीक है, तुम आराम करो। अगले दिन मीरा कॉलेज नहीं गई, बस मैं ही गई। कॉलेज में टीना मिली। उसके साथ एक और लड़का भी था, जो देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। मैं उसकी तरफ देखने लगी। टीना बोली, है मेरा कजिन मामा जी का बेटा है, देर से कॉलेज में प्रवेश लिया है। इसका नाम सिद्ध है। वैसे तो पूरा नाम सुधीर है, पर सब सिद्ध ही बुलाते हैं। फिर टीना बोली, वैसे कल तो वो तुम उस बहन जी को कल डॉक्टर के पास क्यों ले गई थी? कहा तुम और कहाँ वो? मैंने फिर उन्हें बताया, वो मेरी आशा मौसी, जिन्होंने मुझे पाला है, उनकी बेटी है। हम साथ ही बड़े हुए हैं और साथ ही रहते भी हैं। रजत बोला, तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है, एक नौकरानी से इतना लगाव। आशा मौसी के लिए नौकरानी शब्द सुन के मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने रजत से बोला, अब तो बोल दिया, आगे से ध्यान रहे, वो मेरी माँ की तरह हैं, उनमें उनके लिए कुछ बुरा नहीं सुन सकती मैं। सपना ने बात संभालते हुए बोली, अरे तुम तो बुरा मान गई रजत, तू भी ना किसी को भी लेके मजाक करता रहता है। चल सॉरी बोल। रजत ने मुझसे माफ़ी मांगी। मैंने भी बोल दिया, कोई बात नहीं, आज विक्की नहीं आया, क्या बात है? टीना बोली, वो देर से आएगा, कल सिद्ध का जन्मदिन है, तुम सबको आना है। कल पार्टी में रात 10 बजे से है। मैं बोली, मुश्किल है, पिताजी घर पर ही है। टीना बोली, ओह सिखा, ये बहाने नहीं चलेंगे, आना तो पड़ेगा। मैंने बोल दिया, ठीक है। क्लास का समय हो गया था। हम सब क्लास में जाने लगे। तभी रोहन मेरे पास आया और मीरा के बारे में पूछा, कैसी है वो, आज आई क्यों नहीं? मुझे रोहन का मीरा के लिए ऐसे फिक्र करना अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने बोला, हाँ वो ठीक है, पर 2 दिन आराम करना है, उसके बाद ही वो आएगी। रोहन बोला, ठीक है, फिर चला गया। क्लास के बाद हम सब कैंटीन में गए। सिद्ध ने सबके लिए कॉफ़ी मंगवाई। ना जाने कैसे मेरे हाथ से कॉफ़ी छलक कर
हाथ पर गिर गई। मैं जलन से चिल्ला पड़ी। सिद्ध ने जल्दी से मेरे हाथ को पकड़ा, अपने रुमाल से मेरा हाथ साफ कर बर्फ़ मंगवाई और उसे लगाया। वो बिल्कुल परेशान हो गया। मुझे फिर थोड़ा आराम मिला। उसका ऐसे मेरे लिए परेशान होना मुझ में एक अलग एहसास करा रहा था। बातों बातों में हमने नंबर लिए एक दूसरे से। टीना बोली, अब तो सीखा, तुम्हें ज़रूर आना होगा, नहीं तो सिद्ध केक नहीं काटेगा। मैं मुस्कुराने लगी। घर पर पापा के दोस्त आए। उनका बहुत अच्छे से स्वागत हुआ। मौसी और मीरा ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा सब चीज़ों का। पिताजी ज़रूर काम आने के कारण ऑफिस गए थे थोड़ी देर के लिए। तब तक ध्यानचंद अंकल जी मीरा से बातें करने लगे। मीरा की बात और व्यवहार से वो बहुत प्रभावित हुए। उन्हें यही लग रहा था मीरा उनके दोस्त की बेटी सिखा है। जैसे ही पिताजी आए उन्होंने गले लगा लिया। दोनों लोग बातें करने लगे। क्या यार, मेरे आने पर भी तुझे समय नहीं? वो तो अच्छा हुआ तेरी बेटी के साथ बात करते हुए समय का पता ही नहीं चला। बहुत प्यारी बच्ची है। पिताजी को लगा वो मेरे ही बारे में बोल रहे हैं। पिताजी बोले, तुझे इतनी अच्छी लग रही है तो अपनी बेटी बना ले। अंकल कुछ देर चुप होकर बोले, बात तो तूने बहुत सही बोली है। पिताजी बोले, मैं कुछ समझा नहीं। तब अंकल बोले, जब मेरे बेटे का पता चल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तो तेरी बेटी का रिश्ता अपने बेटे से करूँगा। ये सुन पिताजी बहुत खुश हुए। यार, तूने तो मेरी चिंता ही खत्म कर दी। कॉलेज के बाद हम सब फिल्म देखने गए और मैं शाम को घर पहुंची। तब पिताजी और अंकल जी साथ ही बैठे थे। मैं आते ही पिताजी के गले लग गई और अंकल जी को नमस्ते किया। उन्होंने मुझे देखकर पूछा, ये कौन है? पिताजी थोड़े चौंक कर बोले, अरे तुमने तो कहा मेरी बेटी तुम्हें बहुत पसंद आई है, अब भूल भी गए। अंकल थोड़े असमंजस में पड़ गए। ये है तुम्हारी बेटी? पिताजी बोले, हाँ यार, ये ही है शिखा, मेरी एक लौती बेटी। अंकल बोले, तो वो कौन था मैं जिनसे वो मिला? पिताजी बोले, वो मीरा होगी, आशा बहन की बेटी। पिताजी ने सारी बात बताई, आशा मौसी के बारे में। अंकल ने कहा, ठीक किया तूने यार, उसकी बेटी पर ही बहुत संस्कारी। पिता बोले, पर तेरे घर की बहू तो मेरी बेटी ही बनेगी। अंकल जी ने लड़खड़ाते शब्द में हाँ बोला। पर मैं ये सुनकर खुश नहीं हुई। मुझे शादी नहीं करनी थी अभी। मैं बिना कुछ कहे अपने कमरे में आ गई। अपने हाथ को देख देख कर सिद्ध को याद करने लगी। अगले दिन कॉलेज के बाद सिद्ध ने बोला, आज आना है तुम्हें, याद रखना मैंने बोला है। ठीक है। घर आके पार्टी में जाने का उपाय सोचने लगी। एक उपाय मिला भी, पर इन सब में मीरा की मदद की बहुत ज़रूरत थी। मैं मीरा के पास गई, उसे सारी बात बताई और मदद को बोला। वो बोली, माँ गुस्सा करेगी। पर जब मैंने बोला, जिसने तुम्हारी मदद की, मैं उस लड़के के बारे में बताऊंगी, तो वो मान गई। मैंने उसे बोला, हम साथ जाएंगे तो पिताजी मना नहीं करेंगे। मीरा बोली, पर मुझे पार्टी नहीं पसंद। मैं बोली, ठीक है, तुम्हें तुम्हारी सहेली कविता के यहाँ छोड़ दूंगी। जब मैं वापस आऊँगी तब आ जाना। तुम भी लाल ड्रेस पहन कर चलना, सबको लाल ही पहनना है। मीरा बोली, ठीक है, जो पिताजी लाए थे आपके वही पहन लूँगी। तुम भी लाल ड्रेस पहन कर चलना, सबको लाल ही पहनना है। मीरा बोली, ठीक है, जो पिताजी लाए थे आपके वही पहन लूँगी। अगले दिन रात में सिद्ध की पार्टी में जाने के लिए हम दोनों तैयार हो गए। आशा मौसी बार बार हम लोगों से बोल रही थी, समय से आ जाना। मीरा बार बार मुझसे रोहन के बारे में पूछ रही थी। बताना शिखा, कौन है वो जिसने मेरी इतनी मदद की थी? मैंने बोला, पार्टी से आके बता दूंगी। मीरा उस लाल ड्रेस में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। हम दोनों ने एक जैसी ही ड्रेस पहनी थी। हम दोनों कार से पार्टी के लिए निकल गए। बॉडीगार्ड भी बाइक से हमारे साथ ही था। मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं हर पल यही सोचती थी, ना जाने पिताजी इसे क्यों लगा रखा है हमारे पीछे। पहले हम लोग उपहार लेने के लिए एक उपहार की दुकान पर गए। वहाँ मीरा को लेके मैं सिद्ध के लिए उपहार देखने लगी। मीरा भी वहीं घूमने लगी। कुछ पल मीरा बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। ऐसा बार बार होने पर मैंने मीरा से पूछा, क्या हुआ? वो बोली, पता नहीं, ऐसा लग रहा है कोई पीछा कर रहा है, कोई छुप के देख रहा है। मैं हंसने लगी और बोली, तुम्हें घर जाने की चिंता है ना, इसलिए लग रहा है होगा। मैंने सिद्ध के लिए एक महंगी घड़ी ली। हम दोनों वहाँ से निकल
निकलने लगे। तभी किसी के फुसफुसाने की हल्की आवाज़ आई, वो लाल कपड़े में है। इस बार हम दोनों को ही ये आवाज़ आई। हम दोनों ने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। मीरा अब और भी ज़्यादा चिंतित लग रही थी, कहीं वो घर वापस जाने की जिद ना करे। इसलिए मैंने मुस्कुराते हुए बोला, अरे ये छिछोरे लड़के हैं, खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि अपनी छिछोरी हरकतें करने लगे। हम दोनों कार से चल दिए। पहले पार्टी के लिए ड्राइवर ने मुझे छोड़ दिया, बॉडीगार्ड भी मेरे साथ चल दिए मीरा को उसकी सहेली कविता के यहाँ छोड़ने के लिए। कार आगे चली। रात के कारण रास्ते में ज़्यादा लोग नहीं थी, बस सड़क पर कार बस ये सब चल रही थी। एक गैराज से थोड़ी दूर जाने कहाँ से एक वैन आई और वो कार के सामने खड़ी हो गई। 4-5 लोग मुंह ढक कर निकले। उनमें से एक लड़के का एक हाथ कटा हुआ था। उन्होंने दयाल ड्राइवर काका को ज़बरदस्ती निकाल कर उसके सर पर चोट मारी, जिससे खून निकलने लगा। मीरा बहुत घबरा गई। वो मीरा को ज़बरदस्ती बाहर निकाल अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगे। काका के सर से तेज खून बहने और बुजुर्ग होने के कारण वो मदद भी नहीं कर पा रहे थे। वो दयाल काका को पीट रहे थे। सड़क के दूसरी ओर कुछ दूरी पर गैराज के कुछ लड़के ये देख मदद के लिए आ रहे थे, पर उनसे पहले ही उन्होंने मीरा का अपहरण कर वैन में ले गए। वो लड़के जैसे ही काका के पास पहुंचे, उनके सर पर रुमाल बांधकर उन्हें अस्पताल ले जाने लगे। तभी उन्हें रोककर उनमें से एक लड़का बोला, काका वो लड़की तो मीरा थी ना? काका बोले, ना वो मीरा थी। काका लड़खड़ाते शब्दों में बोले, हाँ तुम्हें कैसे पता? वो बोला, मैं रोहन उसके साथ पढ़ता हूँ। काका बोले, मैं घर का नंबर देता हूँ, उसे फ़ोन करके सब बता दो। वो बड़ी मुश्किल से नंबर बोल पाए। रोहन ने उसे अस्पताल ले जाने को कहा और खुद उस वैन को खोजने लगा। उसने उस नंबर पर फ़ोन किया। तब आशा मौसी ने फ़ोन उठाया। रोहन ने उन्हें सारी बात बताई। आशा मौसी के हाथ से फ़ोन छूट के गिर गया। सब लोग वहाँ आ गए। मनोज काका ने उन्हें संभालते हुए पानी पिलाया और सारी बात पूछी। आशा मौसी ने सारी बात बताई। पिताजी ने तुरंत ड्राइवर को फ़ोन किया, पर उसका भी फ़ोन टूट चुका था। थोड़ी समय बाद ड्राइवर काका घर पहुँचे। उन्होंने सारी बात बताई। आशा मौसी का रो रो कर बुरा हाल था। ड्राइवर से पता चला मैं पार्टी में और मीरा अपनी सहेली के यहाँ जा रहे थे। फिर मुझे फ़ोन किया। पार्टी के तेज़ गानों के बीच मुझे फ़ोन की आवाज़ नहीं सुनाई दी। फिर मेरे बॉडीगार्ड को फ़ोन किया। उसने बताया मैं ठीक हूँ। पिताजी के कहने पर उसने मुझे सारी बात बताई और जल्दी घर पहुँचने को कहा। मैं सिद्धि के साथ डांस कर रही थी। फ़ोन और समय का ध्यान ही नहीं था। फिर ये सब सुन मैं घर के लिए निकल गई। घर पहुँचते ही तो पिताजी ने गुस्से में बहुत डांटा। मौसी भी रोए जा रही थी। वकील अंकल, पिताजी के दोस्त ने उन्हें बताया, ये उन लोगों ने रुपए के लिए किया है। वो शिखा का अपहरण करने वाले थे। एक जैसी ड्रेस के कारण वो गलती से मीरा को ले गए। पुलिस को खबर दे दी गई। पुलिस ने दयाल काका को सारी बात बता करके अपना काम शुरू किया और एक पुलिस को वहीं तैनात रहने को बोला। सब बैठे थे। तभी एक सन्नाटे के बीच फ़ोन की घंटी बजी। सब चौंक गए। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। वकील अंकल ने बोला, उन्हें ये पता ना चले कि वो शिखा नहीं मीरा है, नहीं तो वो उसे मार भी सकते हैं। पिताजी ने फ़ोन उठाया। उधर से एक गंभीर आवाज़ आई, तुम्हारी बेटी हमारे कब्जे में है। उसकी सलामती चाहते हो तो 25 करोड़ रुपए तैयार रखना। मैं कल फ़ोन करूँगा, कहा, और कैसे देने हैं रुपए? पुलिस को बताने की कोशिश भी तो की तो अपनी बेटी को खो दोगे। मौसी रोते हुए हाथ जोड़कर पिताजी से बोल रही थी, साहब कैसे भी करके मेरी बेटी को बचा लो। पिताजी बोले, चिंता ना करो, उसे कुछ नहीं होगा। पुलिस ने फ़ोन वाले नंबर क्यों ट्रैक करना शुरू किया, पर वो नंबर बंद हो गया था। आखिरी लोकेशन लखनऊ की ही थी। वो लखनऊ में ही पता करने लगे। दूसरी ओर रोहन गैराज के एक पुरानी कार से मीरा को खोजने में लगा हुआ था। हर जगह उस वैन के बारे में पूछ रहा था। उसे पता भी नहीं चला वो शहर से 40 किलोमीटर दूर आ गया है। तभी उसे उम्मीद की किरण दिखी। उस वैन से निकलने वाला लड़का जिसका हाथ नहीं था वो दिखा। अभी भी उसके मुंह पर कपड़ा बंधा था। वो एक दुकान से पानी की बोतल ली और जाने लगा। रोहन ने भी उसका पीछा किया। तब वो एक पुराने से खंडर में दिखे जहाँ मीरा को एक और बेहोश कर उसके हाथ पैर बंधे थे। वो लोग शराब पी रहे थे।
और ताश खेल रहे थे। रोहन ने होशियारी से अपना मुंह भी उनकी ही तरह कपड़े से बांधकर मीरा तक पहुंचा। उसने मीरा को होश में लाने का बहुत प्रयास किया, पर वो होश में नहीं आ रही थी। तभी उनमें से एक लड़का वहां नशे में आके बोला, अरे बिरजू, तूने इसे अभी तक कमरे में बंद नहीं किया, जा उस पुराने घर में इसे बंद करके आ। रोहन के पास ये अच्छा मौका था। आधी रात बीत गई थी, बाकी सब भी नशे में सोने लगे। रोहन उसे गोद में उठाकर अपनी कार की तरफ बढ़ने लगा। तभी उनमें से एक आदमी ने उसे बोला, कौन है रे तू? तू तो हमारी गैंग का नहीं लगता। इतना बोला एक बड़ा सा चाकू निकाल दिया। रोहन कार के पास ही था। उसने मीरा को कार के पास लिटाया। वो आदमी अब रोहन के सामने ही था, हाथों में हाथापाई हुई, दोनों में हाथापाई हुई, जिससे रोहन के बाजू पर चाकू भी लग गया। रोहन ने जल्दी ही उसे अपने मार्ग से बेहोश कर दिया। वो मीरा को कार में लिटाकर घर की तरफ चल दिया। उसने घर फ़ोन करके सारी बात बताई। ये सुनकर आशा मौसी ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया। मीरा को रास्ते में काफ़ी देर बाद होश आया। उसके सर में तेज दर्द हो रहा था। अचानक उसे सब याद आया, कैसे उसका अपहरण हुआ। उसने रोहन को बस गुंडा समझती थी, उसे पता नहीं था ये वही है जिसने उसकी मदद की थी। मीरा ने उसे आवाज़ दी, रुको। कार कौन हो तुम? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? रोहन ने कार रोककर मीरा की ओर देखा और बोला, अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया, तुम ठीक हो ना? मीरा रोहन को देख डर गई। वो बोली, तुमने मेरा अपहरण किया, मुझे पता था तुम गुंडे हो, पर इस हद तक गिर जाओगे। रोहन ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो बस बोले ही जा रही थी, कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। परेशान होकर रोहन ने कार रोकी। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। खुद बाहर निकलकर कार का दरवाज़ा खोलकर मीरा से बोला, ठीक है जाओ। जंगल का रास्ता, जंगली जानवरों की आवाज़ आ रही थी। मीरा रोने लगी और फिर लगातार डांटने लगी। रोहन ने अपने हाथ से उसका मुंह बंद किया और बोला, मैं तुम्हें यहाँ बचाने आया हूँ और कॉलेज में भी तुम्हें मैंने बचाया था उन सीनियर की रैंकिंग से, समझी? मैं गुंडा नहीं हूँ। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी कहानी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती है एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।